हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2024 बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मॉडल पेपर आप लोगों का 2024 का, ठीक है। और इस मॉडल पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो मात्र इस मॉडल पेपर से आप 40 से लेकर 45 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जितने बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं हिंदी के और क्लास 10th में हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो पूरी की पूरी वीडियो को देखना। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन को रट जाना आज से ही मेरे प्यारे बच्चों। इस बार भी आप लोगों का 70 नंबर का ही पेपर रहेगा और 30 नंबर जो आप लोगों का मिलता है वो स्कूल से मिलेगा, तो टोटल आप लोगों का 100 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मात्र 70 नंबर में वो भी आप लोगों का 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का आप लोगों का लिखित रहेगा। तो 20 नंबर तो आप ऑब्जेक्टिव से जितना ऑब्जेक्टिव इसमें मैं बताऊंगा उसको याद कर लोगे तो 20 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। और 50 नंबर आप लोगों को लिखना होगा, वो भी बता दूंगा। इंपॉर्टेंट इसमें जो दिया है वही याद करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा आप लोगों को इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट में आप लोगों को जो ये आगे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको पढ़ना है। मैं पढ़ के एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि शुरू में ही बोल दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना होगा। और दूसरा अगर हम बात करें तो यह जो प्रश्न पत्र में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो पेपर में आएगा वो 2 खंड में आएगा। एक तो खंड अ रहेगा और दूसरा खंड ब। खंड अ में देखो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और खंड ब में 50 नंबर के लिखित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो प्रश्न पत्र खंड अ होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 नंबर के, उसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR सीट मिलेगी। उसमें नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले पर पूर्ण रूप से काला करें। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके लिए OMR सीट मिलेगी। कौन सा? OMR सीट। और उसमें दिया रहेगा आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन बी है तो इस तरह गोला रहेगा, उसको आप लोगों को ब्लैक या नीली पेन से आप लोगों को इस तरह रंगना होगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन सही रहेगा 20 क्वेश्चन को इसी तरह करना है, बस यही बोल रहा है वो। अगला बता रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे और कितने नंबर के? 20 नंबर के क्वेश्चन। 20 प्रश्न 20 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर के आप लोगों को पूछे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो OMR सीट पर जो उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर से आदि का प्रयोग न करें। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा है कि अगर ऑप्शन 4 हैं ABCD, अगर आपने बी पे इस तरह क्लिक कर दिया फिर आपको लगा कि नहीं यार ये तो आंसर नहीं है, ऑप्शन डी है, तो ये नहीं कि आपको इस तरह गलत करना है, इसको आपको सही करना नहीं। आपने एक बार रंग दिया तो रंग दिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाले नहीं है। ये सोचो कि बी को काट के डी कर दूँ इस तरह तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यही कह रहा है वो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब इसका मतलब ये है हर एक प्रश्न के आगे आपको नंबर बताया गया कि ये प्रश्न कितने नंबर के हैं, दिया रहेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए लिखा भी है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ, और कितने नंबर के? 20 नंबर के, जो बताया हूँ मैं अभी। चलिए देख लेते हैं इसका। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना सही है। देखो पहला प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न 20 ऑब्जेक्टिव आपको रटा होना चाहिए अगर 20 में 20 लाना चाहते हो तो, ठीक है। पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। मतलब बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं आपको बताना है और ऑप्शन भी दिया है आप लोगों को। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लांतर युग। अभी इसी में से आप लोगों का राइट आंसर है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब शुक्ल युग, शुक्ल युग के लेखक हैं कौन? बाबू गुलाब राय। चलो आगे अगर हम बात करें, देखो दूसरा प्रश्न क्या है जो कि 1 नंबर का है। देखो उसके सम्मुख दिया है ना कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो देखो मेरे प्यारों, जो चिंतामणि किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पहले पे क्लिक करोगे क्योंकि निबंध विधा की रचना है। तो जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ वो सारे प्रश्न आपको आएंगे, तो इसको याद कर लेना अभी से आप लोगों को। तीसरा अगर हम प्रश्न बात करें, इसको हटाऊँ, तीसरा प्रश्न, सारे प्रश्न रटे होने चाहिए। तीसरा है कि गबन जो है किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र पहला ऑप्शन, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी,
तीसरा निराला जी और चौथा हम बात करें तो हरिकृष्ण प्रेमी जी। तो गबन जो है वो किसकी रचना है बताना है मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न में आपसे जो दिया है वह है शुक्ल युग की समय अवधि है, मतलब शुक्ल युग की समय अवधि कितनी मानी जाती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1936 से लेकर 1943 तक, ऑप्शन बी 1919 से 1938 तक, और ऑप्शन सी 1900 से 1918 तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी साक्षात्कार जिसे भेंटवार्ता भी कहते हैं, और चौथा रेखा चित्र। मेरे प्यारे बच्चों, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ऑप्शन बी पे क्लिक करना, आत्मकथा विधा की रचना है। चलो आगे बात करें पांचवा प्रश्न दिया है यहाँ पे कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है। ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, और ऑप्शन डी छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका द्विवेदी युग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7वां, 1 नंबर के लिए है। मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन जी, और ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। मधुशाला पूछ रहा है, ठीक है, तो आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक, क्योंकि मधुशाला जो रचना है किनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की है। चलो अगला प्रश्न बात करें 8वां प्रश्न देखो क्या है 1 नंबर का। भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। बताइए भारत भारती किसकी रचना है, अगर मालूम है तो, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही, इसका रट लेना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 क्या है, आधुनिक काल कब से कब तक है, मतलब आधुनिक काल कब से लेकर कब तक माना जाता है। ऑप्शन ए सन 1943 से अब तक, ऑप्शन बी 1643 ईस्वी से 1843 तक, ऑप्शन सी सन 1918 से 1936 तक, और ऑप्शन डी 1936 से लेकर 1943 तक। और पूछ रहा है आधुनिक काल कब से कब तक है, आधुनिक काल की समय अवधि पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों 1843 से लेकर अब तक जो समय अवधि 2023 चल रही है, ठीक है, वो आधुनिक काल मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कि मतीराम किस युग के कवि थे। जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं, और ऑप्शन ए आपका दिया है आधुनिक काल, ऑप्शन बी आदिकाल, और ऑप्शन सी भक्ति काल, और ऑप्शन डी रीतिकाल। मतीराम पूछ रहा है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों तो रीतिकाल युग के कवि थे, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास कि निर्वेद। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, मतलब तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगर हम बात करें, ये भी 1 नंबर के लिए प्रश्न है, क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताना है आप लोगों को। क्या है, ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है। ठीक है मेरे प्यारों, जो इसका राइट आंसर होगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, चलो ट्रिक लगा लेना। और बात करें अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, देखो क्या है। ठीक है, 13वां प्रश्न 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना, क्योंकि 4 चरण होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों का है 14 का है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आकर्षण शब्द में तो देखो उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ के उस शब्द को पूरा करे, तो आगे आकर्षण में क्या जुड़ा है, आ, ता मतलब कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक के कितने भेद हैं, 2, 5, 6 कि 3। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक के 2 ही भेद होते हैं, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, कर्मधारय समास है। तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17वां देखिए क्या है, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है अछू, असू, रोना की आँख। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आंसू का तत्सम रूप यहाँ पे पूछा है, तो आंसू का क्या हो जाएगा, अछू। ठीक है, 17 का ए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो 18वां, यड़ संधि का सूत्र क्या होता है। यड़ संधि का सूत्र पूछ रहा है, आद्रूण, अक सर्वेड़े दीर्घ, इको यड़ची की वृद्धि रेची। तो मेरे प्यारे बच्चों यड़ संधि पूछ रहा है ना, तो यड़ संधि को होता है इको यड़ची। क्या होता है, इको यड़ची सूत्र होता है। तो 18 का सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न 19, कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द जो है वो कौन सा वचन एवं विभक्ति का है, तो दिया है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो देखो फलस्य शब्द जो है वो किस वचन और विभक्ति का है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका षष्ठी विभक्ति और एक वचन। जाके देख लेना विभक्ति में फल का, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है रूप। आगे बात करें और 20वां प्रश्न है बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न, कि अपठत धातु का वचन पुरुष बताना है। अपठत धातु का, ठीक है, कि कौन सा किस वचन का है, कौन सा पुरुष है। द्विवचन प्रथम पुरुष, कि प्रथम पुरुष एक वचन, कि उत्तम पुरुष बहुवचन, कि मध्यम पुरुष द्विवचन। मेरे प्यारे बच्चों जो अपठत धातु का वचन एवं रूप की अगर हम बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो 20वें का दूसरा राइट आंसर। तो अभी हमने बताया ना कि खंड अ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि हमने करा दिया। अब देखिए वर्णात्मक प्रश्न जो कि लिखित प्रश्न यहाँ से आप लोगों के आएंगे, ठीक है, वो है आप लोगों के खंड ब, और कितने नंबर के, 50 नंबर के, हमने बोला ही था, ठीक है, कि 50 नंबर के आएंगे वो। देखिए इसमें क्या होगा आप लोगों को, जैसे वर्णात्मक प्रश्न में जो पहला प्रश्न आएगा, ठीक है, वो आप लोगों का बोला है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब एक गद्यांश दिया है, ठीक है, अब इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर देना होता है, ठीक है। यह गद्यांश आप लोगों के चैप्टर से आया है। देखो लिखा है कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, तो यह मित्रता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से, मित्रता। तो मित्रता चैप्टर का गद्यांश है। आप जब इसको पढ़े रहेंगे, ठीक है, तब इसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और 3 प्रश्न नीचे है, पहले इसको देखो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप लोग याद कर लेना। अरे आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो क्वेश्चन बैंक में जब मित्रता चैप्टर खोलोगे तो उसमें जाकर देखोगे ना, तो यह वाला आप लोगों को गद्यांश आसानी से मिल जाएगा, और इसके प्रश्नों का उत्तर भी आप लोगों को नीचे दिया रहेगा। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि गद्यांश जो दिया है उसका संदर्भ लिखिए, और दूसरा दिया है कि इस गद्यांश के जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इसकी आपको व्याख्या बताना है। और तीसरा पूछा है कि लेखक के जो अनुसार समाज में जो विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है और आपको 6 नंबर मिल जाएगा। मतलब एक प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर दिलाएगा, तो 3 प्रश्न है तो 6 नंबर, ठीक है। तो मित्रता चैप्टर के आप लोग इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, उत्तर मिल जाएगा वहीं से। आपको नहीं मिलता है कमेंट करना, मैं पूरा सलूशन ही करा दूंगा इसका, लेकिन मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, आसान होता है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि अगर वो आपको एग्जाम में नहीं आता है तो ये दूसरा वाला कर सकते हो आप, कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की भीख नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसको आप लोगों को याद करना है, ठीक है। ये ममता चैप्टर से लिया गया है। किससे, ममता चैप्टर से लिया गया है, दूसरा चैप्टर है। तो अब जाके खोल के देख लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तो वो नहीं कर पाएंगे तो इसको कर लीजिए। इसके भी आपके 3 ही प्रश्न आएंगे क्योंकि ये भी 6 नंबर का ही है। वही
उसमें भी गद्यांश का संदर्भ भी लिखना होगा, और इसमें भी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ तक अंडरलाइन किया गया उसका व्याख्या कीजिए। और तीसरा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ये दोनों जो गद्यांश है ना, अगर दोनों गद्यांश आपको याद हो गया, समझ लीजिए मैं अभी बता रहा हूँ, दोनों गद्यांश याद हो गया तो समझ लो कि 2024 के जो पेपर हैं उसमें यही सब गद्यांश पूछे जाएंगे और आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे, 6 नंबर आप तुरंत ला पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे पेपर, ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सलूशन पूरा ढूंढ कर लिख लेना, ठीक है। नहीं आता तो कमेंट करना, मैं खुद बना दूंगा, ढूंढने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को। जो जिस प्रकार बता रहा हूँ वो तरीका अपनाना, जाके खोलना बुक, मिल जाएगा आपको। देखो दूसरा प्रश्न, तो गद्यांश है ना, पद्यांश भी आता है। देखो अब पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे गद्यांश देकर 3 प्रश्न पूछा था ना, उसी तरह पद्यांश भी देकर 3 प्रश्न पूछता। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरे लगो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ रहे हो क्लास में तो आपको खुद मालूम होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ट्रिक लगा लेना किताब खोलकर। और इसमें भी 3 ही प्रश्न आएंगे क्योंकि ये भी 6 नंबर का आता है। इसमें भी पद्यांश, उसमें गद्यांश का संदर्भ लिखा जाता था ना, क्योंकि वो गद्यांश था, ये पद्यांश है तो इसमें पद्यांश का पहले संदर्भ लिखोगे, फिर इसमें भी अंडरलाइन जो किया गया उसका व्याख्या करोगे, और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। और 2-2 नंबर के हैं तो 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें भी चॉइस दिया है कि अगर ये नहीं आ रहा है ना तो अथवा करके एक और दिया है कि वो नहीं कर पाओगे तो इससे कर लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनी सुंदर बैन सुधारा साने सयानी है जानकी जानी भली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है तो इसको कर लेना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो दोनों को तैयार कर लेना, क्योंकि दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं, वही चीज़ आपको संदर्भ लिखना होगा, पद्यांश का व्याख्या बताना होगा, और तीसरा है कि अनुराग तड़ाक तथा मनु मुंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार ये बताना है, और 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से 12 नंबर क्लियर हो या नहीं? बिल्कुल। अब देखिए, वो तो हिंदी के गद्यांश पद्यांश थे ना, अब देखिए संस्कृत के भी गद्यांश आते हैं। तो देखो संस्कृत के गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या करना, मतलब इसमें भी अथवा करके 2 ऑप्शन दिया है। तो वो तो 6-6 नंबर के थे ना, ये 5-5 नंबर का आता है। देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ये चैप्टर से लिया गया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तो आप किसी कीमत पर लिख लेना, ठीक है। संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना होता है, 5 नंबर मिल जाएगा। अगर वो नहीं आता है ऊपर वाला, हालांकि इसको याद कर लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नहीं आएगा तो चॉइस आपको दिया रहेगा 2 ठे, अथवा करके दिया है ना, क्यों नहीं आ रहा था आप इसको कर लो सिंपल, और 5 नंबर ले जाओ। तो यह था। अब देखिए चौथा प्रश्न, तो चौथा प्रश्न में क्या है, अभी हम लोगों ने तीसरा क्या देखा, ये जो तीसरा प्रश्न था ये संस्कृत का गद्यांश था। अब संस्कृत का पद्यांश होगा, देखो यहाँ पे, और संस्कृत का जो पद्यांश होगा ये भी 5 नंबर का। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव हित्वा प्रियो भौतिक क्रोध हित्वा न सोचते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हिंदी सहित अनुवाद करना होगा, ठीक है। जाके संस्कृत के पद्यांश में जाके देख लेना, मिल जाएगा आराम से आप लोगों को। इसमें भी ऑप्शन दिया, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो नीचे वाला कर लेना। दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कहूँगा दोनों आप ढूंढ कर लिख लेना, याद कर लेना। मैं तो यही सलाह दूंगा आप लोगों को। अच्छा नंबर लाना चाहते हो, 90 या 95 नंबर लाना चाहते हो ना, तो पूरा याद करो, इस पेपर का जो पूरा का पूरा सोल्यूशन ही याद कर डालो आप, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न, देखो 5वां यह है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इतना सारा दिया, हम करें तो करें कौन। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो याद रहता है वही कर लेते हैं। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, और नीचे पृष्ठभूमि, ठीक है, मातृभूमि। तो इसमें यह है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन करूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप किताब जब लोगे या आपके पास क्वेश्चन बैंक 2023 का ही होगा, ठीक है। 2024 का भी आ गया होगा, उसको देख लेना। तो 2024 का क्वेश्चन बैंक या 2023 का कोई भी उठा लो, तो उसमें जैसे मुक्ति दूत देखोगे ना, तो उसके नीचे आपको बगल में डिस्ट्रिक्ट लिखा रहेगा कि यह जो है किन किन डिस्ट्रिक्टों के लिए है। तो आप पूरा का पूरा देख लेना और उसमें अपना डिस्ट्रिक्ट ट्रिक लगाना है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ज्योति जवाहर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है। नहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा आप लोग। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि आपको कौन सा चरित्र चित्रण याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस आगे अगर हम बात करें तो 6वां प्रश्न में मेरे प्यारा बच्चों ये पूछता है जीवन परिचय, और जीवन परिचय 5 नंबर का। ये 3 ठे याद कर लिए ना, इन तीनों में मात्र 2 याद कीजिए, 3 को छोड़िए। 2 याद कर लोगे ना तो यही हमेशा ही आता है, उसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा, और 5 नंबर तो फ्री में ले जाओगे। देखो 3 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर तो जीवन परिचय और 2 नंबर रचना। तो रचना को मत भूलना, रचना याद करना जरूर, क्योंकि रचना पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये मत सोचिए कि बस जीवन परिचय लिख दूंगा तो नंबर मिल जाएगा, रचना भी लिखोगे तभी 2 नंबर मिलेगा। जीवन परिचय पे 3 नंबर मिलता है, टोटल 5 नंबर।
तो ये तो आपके लेखक के जीवन परिचय है ना, ठीक है, जो कि 5 नंबर दिलाएगा। और अगला प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कवि का जीवन परिचय, देखो लिखा है ना कवि का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का। और 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। हालांकि इसमें 3 दिया होगा, एक नीचे महाकवि सूरदास। मतलब ये तीनों में से कोई एक ही तो करना है, इन तीनों में से कोई एक ही करना है जो आपको याद हो। तो 2 याद कर लोगे ना तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्लियर बता रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न देखो, 7वां मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। मतलब संस्कृत में आपको श्लोक लिखना है, ठीक है, और ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। तो संस्कृत के 2 श्लोक लगभग याद कर लेना, क्योंकि बोला है कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, क्योंकि संस्कृत के श्लोक पूछे गए थे ऊपर। मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, मैं ऊपर आपको दिखाऊँ तो देखो ये संस्कृत के श्लोक ही हैं, ठीक है, यह वाला और ये संस्कृत के श्लोक। ये नहीं कि यही आ गया है तो इसी को लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है वो दूसरा अलग से लिखोगे तभी 2 नंबर दिए जाएंगे आपको, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है वो। देखो मैं दिखा देता हूँ, हर एक चीज़ एक समझाने वाला हूँ आपको। कह रहा ना इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। फिर 8वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। मतलब 4 प्रश्न दिया है संस्कृत का और संस्कृत में ही उत्तर देना है, केवल 2 प्रश्नों का। और 2 प्रश्नों को दे दोगे ना तो 4 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर के लिए है। चलो आगे अगर हम बात करें 9वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 9 नंबर के लिए आता है। और 9 नंबर मतलब क्या, निबंध। तो देखो, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण के निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी शक्तिकरण। तो इसमें इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो पर्यावरण याद कर लेना, एक जनसंख्या पे लाभ हानि, 2 इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को 2024 में आना ही तय हो। तो देखो यहाँ से पूरा प्रश्न पत्र खत्म थी। ये बहुत वायरल आप लोगों को मॉडल पेपर में बताया हूँ। अगर ये मॉडल पेपर तैयार है ना तो मैं आपको बता दूं कंफर्म, में तो शुरू में ही आपको बोला हूँ कि यहाँ से आप 40 से 45 नंबर आपको क्लियर हैं, बिल्कुल।